हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इससे पहले सारे चैप्टर जो थे उसका एक अलग अपना अपना बेसिक था। जैसे कोरिलेशन जो था वो दो नंबर के बीच में कोरिलेशन से को डेवलप करता था। जैसे मैंने कहा था कि प्राइस और डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होगी, ये था आपका कोरिलेशन। तो बेसिकली ऐसे ही इंडेक्स नंबर का भी अपना एक थीम है कि हम इंडेक्स नंबर को स्टडी क्यों करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है वो आपकी टाइम डायमेंशंस को स्टडी करता है। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, जब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं कि जैसे आज मैं घी लेने जाता हूं, देसी घी। ठीक है, आज उस देसी घी की कीमत है से 550 रुपीज पर केजी। 550 रुपीज पर केजी, 550 रुपए किलो। तो जब मैं उस घी को घर में लेकर आता हूं तो मेरे माता पिता क्या कहते हैं, अरे बेटा, हमारे टाइम में तो ये घी सिर्फ सपोज 200 रुपए का किलो आता था, या सपोज 250 रुपए का किलो आता था। आज देखो कितनी महंगाई बढ़ गई। तो वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, वो बेसिकली एक ही बात कहना चाह रहे हैं, और वो क्या है, वो है आपका इंडेक्स नंबर। बेसिकली वो आज 2023 को, सपोज वो अपने टाइम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, से वो 2005 2015 से कंपेयर करने की सोच रहे हैं। ये है आपका इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टाइम गैप को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम में डिफरेंस और वेरिएशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। यही है आपका इंडेक्स नंबर, सीधी भाषा में। तो अगर मैं आपको इंडेक्स नंबर में यूं पूछूं, भैया महंगाई कितनी, तो मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं, जो भी आपका करंट ईयर में प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अभी मैंने क्या कहा, करंट ईयर कौन सा है, 2023, डिवाइडेड बाय बेस ईयर कौन सा, या तो 2005 ले रहा हूं ना, तो 2005 आपका बेस ईयर हो गया, और इनटू परसेंटेज निकालनी है तो 100 लगा दो। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया या नहीं हो गया। इंडेक्स नंबर पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर ये समझ में आ गया, फिर इंडेक्स नंबर समझ लो स्कोरिंग चैप्टर है और कुछ नहीं है। क्लियर है मेरी बात। तो बेसिक हमने क्या बात की, इंडेक्स नंबर टाइम गैप को स्टडी करता है। आज प्राइसेस क्या थे, उस टाइम पर प्राइसेस क्या थे, आज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, पहले प्रोडक्शन क्या थी। तो बेसिकली मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। डन, इजी। तो यही चीज हम यहां पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेज जो आपका है उसके ऊपर सिर्फ थियोरेटिकल लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो लिखता है, देखो, एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को टाइम के बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तब वो आपका इंडेक्स नंबर बन जाता है। ऐसी मैं कुछ और चीजों के भी रिलेशन चेक कर सकता हूं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पर, और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी मैं इस तरह की स्टडी कर सकता हूं। तो जैसे मैंने क्वांटिटी का एग्जांपल लिया, हम उस बेसिस पर भी स्टडी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये भाई रिलेटिव चेंज देख रहा है। रिलेटिव चेंज का मतलब पुराने वाले टाइम को रिलेट कर रहा है करंट वाले टाइम से। तो बेसिकली देखो क्या कर रहा है, इफ द प्राइस इंडेक्स स्टैंड्स एट 200 इन 2021 और इट इज कंपेयर टू 100 इन 2011, और ये हो गया आपका बेस ईयर। तो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है, 2011 की चीज को 2022 2023 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली रिलेटिव चेंज देखता है, और यहीं पर हम ये चीज कहते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, अब आपकी इस समस्या को पहले 550 रुपए, अब 550 रुपए किलो घी आता है, पहले वो 200 रुपए किलो आता था, कितना महंगा हो गया, कितनी महंगाई आ गई, ये सब चीजों को भी एक्सप्रेस करता है किसमें, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन या नंबर्स में। उसके बाद एवरेजेस, ये आपको कहीं ना कहीं एवरेजेस या अप्रोक्सीमेट आंसर्स आपको शो करता है। इट इंडेक्स नंबर शो चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ एवरेजेस, कितने परसेंट हो रहा है, हर साल कितने परसेंट बढ़ा। मैंने 10 साल की महंगाई निकाल ली, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो हर साल धीरे धीरे कितनी महंगाई बढ़ रही है, मैं इस तरीके से भी चेकआउट कर सकता हूं। तो देखो क्या लिखता है, वी हैव सेड दैट बिटवीन 2020 एंड 21 प्राइसेस हैव बीन राइजेस
एवरेज बाय 7%। इट डज नॉट मीन कि सारे प्राइजेस बड़े हैं, ये सिर्फ ऐसा है कि सबका टोटल करने के बाद कुछ एक चीज़ें महंगी हुई है, सस्ती भी हो सकती है, और ये आपको एवरेजेस शो कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? बेसिकली मैंने कहा कि 2010 के अंदर चीज़ों की कीमतें क्या थी, अप्रोक्सीमेट, और उसके बाद 2023 में चीज़ों की कीमतें क्या हैं, तो मैंने उसकी एवरेज निकाल ली। ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें महंगी हुई या सारी चीज़ें महंगी हुई हो, कुछ चीज़ें सस्ती भी हो सकती है। ओके, अब डिफ़िकल्टीज़ बहुत है इंडेक्स नंबर में। क्या डिफ़िकल्टीज़ है? देखो, जब मैंने आपसे एग्जाम्पल लिया कि भाई मुझे बेस ईयर कौन सा लेना है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ना, मैंने कहा 2005 मैं बेस ईयर मान लेता हूं। भाई 2000 भी तो लिया जा सकता था, लिया जा सकता था या नहीं? सोचो, ध्यान से समझो, मैं इसको ऐसे ले रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो 2023 चल रहा है, मैं यहां पर घी की कीमत ले लेता हूं 600 रुपीज पर केजी। क्लियर हो गया? अब मैं इसको इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखो कैसे चेंज करता आ रहा हूं, समस्या देखना। अब मैंने कहा कि भैया 2015 में घी था 300 रुपए। अगर मैं 2015 को बेस ईयर लेता, अगर मैं 2015 को बेस ईयर लेता और मैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करता, तो मुझे महंगाई दिखाई देती 2 गुना, 2 टाइम्स। और अगर और पीछे चला जाता 2010, अगर 2010 में मैं कहता भैया घी का प्राइस जो है वो था 200 रुपए किलो, और अगर मैं इस बेस ईयर से इसको कंपेयर करने की कोशिश करता तो महंगाई कितनी दिखती? 3 टाइम्स। और अगर और पीछे चला जाता तो, और पुराना बेस ईयर लेता तो क्या होता? 2000 ले लिया मैंने, 2000 के अंदर घी की कीमत थी 100 रुपए किलो। अब मैं अगर इसे इस प्राइस से कंपेयर करता हूं तो ये 6 गुना दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर सर आपने ये ऐसा क्यों किया? इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन मैं इंडेक्स नंबर का हथियार आपको समझा रहा हूं। कैसे कैसे यूज करती है गवर्नमेंट, कैसे यूज करते हैं लोग अपने इंडेक्सेस अपनी बात को समझाने के लिए। देखो सिंपल लॉजिक समझो, अगर मैं बेस ईयर को 2000 लेता और आज अपने डाटा को कंपेयर करता, आज अपने डाटा को मैं उससे कंपेयर करता, तो क्या होता? सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती कि महंगाई 6 गुना है। तो सरकार क्या करे? प्राइस में तो चेंज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट क्या करेगी? सीधा साला बेस ईयर चेंज कर देगी। बेस ईयर चेंज करते ही क्या होगा? देखो महंगाई, सीधा मैंने बेस ईयर 2000 की जगह 2010 कर दिया, और जैसे ही मैंने 2010 किया तो क्या हुआ? 2010 करते ही वो चीज रह गई 3 गुना महंगी। अब जब मैं उसे कंप्लीट या कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? दिखाई देगा अरे यार 3 गुना ही महंगाई हुई है। और अगर मैं इसको 2015 बेस ईयर कर देता तो क्या होता? तो आपको महंगाई दिखाई देती सिर्फ 2 गुना। तो सारा गेम जो है वो बेस ईयर का है। तो यही इसकी डिफिकल्टी है, बेस ईयर कौन सा लूं? बेस ईयर ले लूं तो साल के शुरुआत के प्राइजेस लूं, या साल के आखिरी के प्राइजेस लूं, या साल के बीच के प्राइजेस लूं? ये सब इसकी डिफिकल्टीज के अंदर कंसीडर हम करने वाले हैं। देखो ओके, तो इससे आपको ये ना सारी डिफिकल्टीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का? भाई क्यों मैं इस इंडेक्स नंबर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस इंडेक्स नंबर को बनाने का, ये क्लियर कट होना चाहिए, वरना इंडेक्स नंबर मेरे लिए वेस्ट है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ ए बेस ईयर, सबसे बड़ी समस्या। भाई 2000 लूं, 2010 लूं, 2015 लूं, अलग अलग बेस ईयर, अलग अलग इंडेक्स, और अलग अलग इंडेक्स तो आपका तरीका समझने का भी अलग अलग। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स सर्विसेज लूं, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ना लूं, यह भी एक समस्या। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से प्राइसेस लूं, साल के शुरुआत के, साल के आखिरी के, साल के मिड के, कौन से लूं। फिर एवरेज प्राइसेस निकालना, सारे गुड्स को कलेक्ट करो, फिर एवरेज प्राइस निकालो। भाई दूध लीटर में आ रहा है सपोज, अच्छा मार्कर पेन्स वगैरह पीसीज में आ रहे हैं, उसके बाद ये फल फ्रूट सब्जियां ये किलोग्राम्स में आ रही हैं, तो बेसिकली ये क्या है? अब इनके एवरेज प्राइसेस निकालने में भी बहुत भारी समस्या है। सिलेक्शन ऑफ वेट्स,
वेट्स का मतलब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं, किसको ज़्यादा वेटेज दूं, डिफरेंट कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। तो कहीं ना कहीं नई क्वांटिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूं, पुरानी क्वांटिटीज़ को प्रेफर करूं, तो काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार हो जाता है इंडेक्स नंबर में। फिर चॉइसेस ऑफ एवरेज, फिर वही कहानी, जियोमेट्रिक एवरेज लूँ, अर्थमेटिक एवरेज लूँ, कौन से एवरेजेस लूँ, मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सी एवरेज को ठीक मानूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एवरेज अलग, इंडेक्स नंबर अलग। सिलेक्शन ऑफ ए फॉर्मूला, अब इस चैप्टर में हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, भाई कौन सा फॉर्मूला मुझे एग्जैक्ट आंसर देगा, ये भी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सारी समस्याओं से जूझते हुए ही हमें इंडेक्स नंबर को निकालना पड़ता है। अब इसके बाद बेचारी इतनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ फायदे तो हैं ही। तो सबसे पहले ये आपको बता देता है कि कितना प्राइस लेवल में चेंज हुआ, कितना आपकी मनी परचेजिंग पावर में चेंज हुआ। महंगाई बढ़ रही है तो परचेजिंग पावर कम हो रही होगी, ये बता देता है। नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन में कितना फर्क आया है, लोग पहले कौन सा सामान खरीदते थे, अब कौन सा सामान खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें हेल्प करती है। उसके बाद एडजस्टमेंट इन सैलरी और अलाउंसेस, महंगे हो रहा है, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो है 7-8% बढ़ रही है, तो लोगों की सैलरी भी कम से कम हर साल 7-8% बढ़ती रहे, तो वो खर्चा मैचअप कर पाएँ। तो सैलरीज वगैरह में कैसे एडजस्ट करूँ चीज़ों को, ये सब चीज़ें। उसके बाद सिलेंडर कितना महंगा हो गया, उसके बाद सिलेंडर महंगा हो गया तो इससे क्या होगा, तो बजट कम होगा। किसका, एक घर का, एक घर का बजट कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको चीज़ों को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी यहाँ पर परचेजिंग पावर कम हो रही है। परचेजिंग पावर कम हो रही है तो इसलिए आपको अपनी ही सैलरी के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद है, बिजनेस कम्युनिटी को चेक करना होता है फ्यूचर में क्या चीज़ होगी, ट्रेंड्स कैसे हैं, प्राइस के, प्रोडक्शन के डिसीजन लेने हैं, आने वाले टाइम के अंदर महंगाई कितनी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी, प्राइसेस कितने बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें एक कंपनी को भी पता होनी चाहिए। फिर फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब भाई हमारा पिछले साल का सेल्स कितना था, इस साल का सेल कितना है, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, सेल बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से भी मैं प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकता हूँ। पॉलिटिशियंस के लिए तो अभी अभी हमने वर्ड यूज़ किया ही कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स किस तरीके से डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी कई चीज़ों पर टैक्स लगाना होता है, कई चीज़ों पर सब्सिडीज देनी होती है। तो अगर कोई खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है ताकि वो लोगों के बजट में रहे। तो ये सारी चीज़ें एक एनालिसिस करने के काम आती है और कहीं ना कहीं ये आपको एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद आपके पास लिमिटेशन, फिर वही डिफ़िकल्टीज थी वही उसकी लिमिटेशन है, नॉट कंप्लीटली ट्रू। कितना ही माथापच्ची कर लूँ आंसर हमेशा अप्रोक्स आएगा। उसके बाद इतने सारे फॉर्मूले होने के कारण हर फॉर्मूला अलग आंसर देगा, अलग आंसर देगा तो सबसे बड़ी समस्या कौन से आंसर को बिलीव करूं, ये समझ में नहीं आता। इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के एवरेज प्राइसेस अलग होंगे, उनके वहाँ के एवरेज प्राइसेस अलग होंगे, कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम गैप बहुत ही बड़ी समस्या है। क्यों है, क्योंकि भाई कौन सा टाइम लूं, 5 साल का गैप लूं, 10 साल का गैप लूं, 15 साल का गैप लूं, ये एक बहुत भारी समस्या है। लिमिटेड यूज, गिनी चुनी इंफॉर्मेशन, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ही इससे निकाल सकता हूं। इतने सारे फॉर्मूले याद करने के बाद भी इससे सिर्फ मैंने क्या पता करा, महंगाई है या नहीं है। लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स, एक आम सी चीज एक कंज्यूमर मार्केट में कितने रुपए की बिक रही है, इसको ऐसे समझते हैं आलू जो है होलसेल मार्केट में 5 रुपए किलो है, लेकिन रिटेल में आते आते वो 20 रुपए किलो हो जाता है। अब 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना मिडल मैन ने खा लिया। तो बेसिकली ये लॉजिक क्या हुआ, इसका लॉजिक ये हुआ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा मेरे पास मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल है तो फिर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर है मेरी बातें। इसके बाद आपके पास यहां पर आ जाते हैं इंडेक्स नंबर। इसको समझने के लिए यहां पर एक टेबल दे रखी है। सबसे पहले ये मैं टेबल आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे स्टडी करेंगे। मेरे पास 2 तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड।
वेटेड के अंदर हमने कुछ नहीं किया, वेटेड के अंदर हमने उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसकी वेटेज के हिसाब से क्वालिटी क्वांटिटी को जोड़ दिया। और सिंपल इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल सिंपल है भाई, सीधा साधा सा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस को कंपेयर कर कर काम छोड़ देता है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, देयर आर सिंपल इंडेक्स नंबर, देयर आर इंडेक्स नंबर इन विच ऑल आइटम ऑफ द सीरीज आर इक्वल वेटेज। सिंपल इंडेक्स नंबर टेंशन लेता ही नहीं, माथा पच्ची नहीं करता, वो कहता है भाई अपने लिए सब बराबर है। सब बराबर का मतलब मैं दूध के प्राइसेस को चेक कर लूं, मैं घी के प्राइस को चेक कर लूं, से मैं एप्पल सेब प्राइस फ्रूट्स के प्राइसेस को चेक कर लूं, मेरे लिए सब समान लेवल पर है। कोई भी डाटा उठाओ, कोई भी चीज उठाओ, उसको चेक करो, काम खत्म। लेकिन वेटेड वाला कहता है नहीं भाई नहीं, हर बंदा एप्पल नहीं खाता, लेकिन हर बंदे के घर में दूध जाता है, तो भैया दूध को ज्यादा वेटेज देंगे, एप्पल को कम वेटेज देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या कहता है वेटेड वाला, दीज इंडेक्स नंबर इन विच डिफरेंट आइटम ऑफ द सीरीज आर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेटेज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही हम उसे वेटेज देते हैं, और वेटेज देते हैं उसी के हिसाब से ही हम सारा का सारा काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब आ जाते हैं यहां पर। अब देखो सिंपल वाला तो सिंपल सिंपल काम करेगा, सिंपल वाला टेंशन नहीं लेगा, वेटेज वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करेगा, थोड़ा फॉर्मूले को बड़ा कर देगा, और कोई लॉजिक नहीं है। डन। तो सिंपल वाले में हमारे पास कैसे आएगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। भैया सिंपल तरीके से एग्रीगेट मेथड बता दो, या फिर सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले हम इन दोनों मेथड्स को करने वाले हैं। तो सिंपल वाला तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था। कौन सा था सिंपल वाला? मैंने कहा था ना, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। तो अब इसको कैसे लिखे? करंट वाले को हम यहां पर सिग्मा P1 कह देते हैं, बेस ईयर वाले को सिग्मा P0 कह देते हैं, और इनटू कर देते हैं 100। तो बड़ा विचित्र सा फॉर्मूला लगता है आपको फॉर्मूला देखने में, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है भाई। 550 रुपए का घी अब है, पहले वो 250 रुपए का था, इनटू 100, काम खत्म हो गया आपका सिंपल रिलेटिव एग्रीगेटिव मेथड। देखो क्लियर है ना? तो बेसिकली ये चीज बहुत इजी है, लेकिन किताबों में लिखने के कारण मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया, ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिक बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ में आते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो लिखता है, इन दिस एग्रीगेट प्राइस ऑफ ए कमोडिटीज इन द करंट ईयर इज डिवाइडेड बाय द प्राइसेस इन द बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। और अब बेचारे को लिखने का तरीका P01। तो P का मतलब है प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर को हम कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर के साथ, और ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। क्लियर हो गया ना? प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का क्यों है? महंगाई तो मैं आज ही निकाल रहा हूं। क्लियर है? अब करंट ईयर कौन सा होता है? जो चल रहा होता है। अब आपके पास सपोज करो ये टेबल दे रखी है, टेबल में मैं आपसे पूछूं भैया इस टेबल के हिसाब से करंट ईयर कौन सा है, तो जो नया वाला साल होगा या जो सबसे लेटेस्ट साल होगा वो आपका करंट ईयर होगा, और जो पुराना साल होगा वो बेस ईयर होगा। ये बात क्लियर होगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला दोबारा से देखो, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इनटू 100। क्लियर है ना? अब सिग्मा P1 का मतलब ये हमारा हो गया P1, ये हो गया हमारा P1, ये हो गया P0। अब जितने भी P1 है इन सब का टोटल कर दो तो आ गया सिग्मा P1, जितने भी P0 है इनका टोटल कर दोगे तो आ गया सिग्मा P0, काम खत्म। तो देखो ये बड़ा इजी हो गया। तो देखो क्या लिखा है, 2011 के अंदर हमने क्या किया, प्राइस करंट ईयर का, तो सिग्मा 2011 और 2021 है, तो 2011 हमारा बेस ईयर है, पुराना ईयर है। तो जब मैं 2011 में जितनी भी कमोडिटीज दे रखी है उसके प्राइस का टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा, P0। और ऐसे ही 2021 हमारा करंट ईयर है, जब मैं जितने भी प्राइसेस दे रखे हैं उसका टोटल करूंगा तो आ जाएगा P1, और जब मैं इसे इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? इजी। अब यहां ना थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को हमने घुमा दिया, इसी फॉर्मूले को हमने घुमा दिया। बेस फॉर्मूला हमारा क्या था? देखो बेस फॉर्मूला हमारा यही था, सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इनटू 100। अब ये कहता है भाई टोटल नहीं करना, अब ये कहता है टोटल नहीं करना, पहले अलग अलग निकालो
P1 बाय P0 इंटू 100। सबसे पहले इसे सोल्व करो, जो आंसर आए उसका टोटल करो। तो सिग्मा का मतलब टोटल, फॉर्मूले में क्या चेंज, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दो। देखो फॉर्मूला बन गया आपका। तो फॉर्मूला बेस फॉर्मूला ही सेम है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सिर्फ मॉडिफिकेशन कर दी। पहले हम टोटल कर रहे थे, मेहनत बच रही थी। ये बोला मेहनत क्यों बचानी है भाई, थोड़ा ज्यादा मेहनत करो ना। हर एक पहले कमोडिटी को कमोडिटी से कंपेयर करो। एक कमोडिटी है, जैसे ये कह रहा है कि भैया आपके पास ये एक कमोडिटी को अपन मान लेते हैं मिल्क, दूध मान लेते हैं। वो कहता है भैया दूध के प्राइस को दूध से ही कंपेयर करोगे, टोटल से तो नहीं करोगे ना। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि इसको इससे कंपेयर करो, इसका इंडेक्स नंबर निकालो और फिर उसको टोटल करो, फिर पता लगेगा एक्चुअल महंगाई कितनी है। तो ये देखो अब आपका फॉर्मूला क्या बना दिया, अ प्राइस रिलेटिव इज अ परसेंटेज रेशियो ऑफ अ वैल्यूएबल वेरिएबल्स इन द करंट ईयर टू द वैल्यू एट इट्स बेस ईयर। In another words, a price relative is a percentage ratio between price of a commodity in the current year and base year. क्लियर हो गया। तो बेसिकली अब आपके पास देखो क्या लिखता है, व्हीट है, उसके बाद घी, मिल्क, राइस, शुगर, हर चीज है। तो बेसिक मुझे क्या करना है, व्हीट वाले करंट ईयर के प्राइस को व्हीट ईयर वाले करंट ईयर के सॉरी बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करना है और उसका रिलेटिव प्राइस निकालना है। दैट इज ये रहा, ये क्लियर हो गया। और उसके बाद उसका टोटल करना। तो अब यहां पर देखो फर्क क्या है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो ये मैं P1 लिख रहा हूं, करंट ईयर 200, ये अपना P0 हो गया 100, इसके बाद ये 40 हो गया और ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 2 हो गया, ये 800, ये 200 और ये 6 और ये 1 हो गया। क्लियर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां फॉर्मूला लिखूंगा P1 बाय P0 इंटू 100 निकालना है। तो यानी 200 बाय 100 इंटू 100 निकालना है। तो ये आपके पास 200 आ गया। इसके बाद यहां पर आपके पास आ गया 40 बाय 8 इंटू 100, ये आपके पास 500 आ गया। इसके बाद 16 बाय 2 इंटू 100 दैट इज 800 आ गया। उसके बाद 800 बाय 200 इंटू 100, ये 400 आ गया। और इसके बाद ये आखिरी वाला और रह गया 6 बाय 1 इंटू 100 दैट इज 600 आ गया। अब इन सब का टोटल कर दो। जैसे ही मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा P1 बाय P0 इंटू 100। तो ये हो गया आपके पास 6, 10, 1000, 1800, 2300, 2500। क्लियर है। देखो ये 2500 आ गया। अब डिवाइडेड बाय n, 5 आइटम्स ली थी तो 2500 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 500। आगे आपका ये प्राइस इंडेक्स, कोई डाउट, सिंपल है, कोई फर्क नहीं था। वहां हमने टोटल करके निकाल दिया था तो 5 बार की मेहनत बच गई थी। यहां पर बार बार पहले कैलकुलेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे ये चीज निकालनी पड़ी। तो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होगा, देखो यूज प्राइस रिलेटिव मेथड। और जब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा तो यहां पर बिल्कुल साफ लिखा होगा, फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ऑफ द ईयर। तो बेसिकली जब भी इंडेक्स नंबर लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, तो अपने को सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है। अगर रिलेटिव वर्ड लिखा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा वाला टेबल, वेटेड वाला, जहां पर थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाएगा। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे। वेटेज का मतलब कि जो सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेटेज दिया होगा, जो सी चीज कम इंपॉर्टेंट है उसे कम वेटेज दिया होगा। सीधी भाषा की बात यही है। तो अब आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। अब इसको ऐसे समझते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये कुछ नहीं है। अब आपको देखने में लग रहा होगा अरे यार बड़ा ही मुश्किल सा फॉर्मूला दे रखा है, आर दे रखा है, रिलेटिव प्राइस, कुछ नहीं है। सब बेस फॉर्मूला है, सब बेस फॉर्मूला है। कैसे, आर को देखो, यहां पर आर को जब हम डिफाइन करेंगे तो देखो क्या लिखा है। कैसे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यहां पर ये आर जो है अपना कैसे लिखा है, ये फॉर्मूला सिग्मा आर डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू, ऐसे लिखा है। ये जो आर दे रखा है ना, ये आर है अपना रिलेटिव। ये जो अपन ने ऊपर सिंपल वाला रिलेटिव निकाला, P1 बाय P0 इंटू
100। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, P1 बाई P0 इंटू 100 निकाल लो और वहां पर क्वेश्चन में वेट गिवन होगा, उसे उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय वेट का टोटल। सिंपल। आर का मतलब क्या, ये रिलेटिव वाला इंडेक्स, और उसके बाद क्या, वेट से मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन देखो अब कैसे गिवन है। ये देखो, ये आपके पास हो गया बेस ईयर का प्राइस, तो बेसिकली ये हो गया अपना P0, ये हो गया अपना करंट ईयर का प्राइस, बेसिकली ये हो गया अपना P1, और ये कहीं ना कहीं वेटेज गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू तो सीधा सीधा इस वेट का टोटल है, कोई टेंशन ही खत्म, हो गया डन। इसके बाद आर का मतलब मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, P1 बाय P0 इंटू 100, फिर से अपना बेस फॉर्मूला यही है, बेस फॉर्मूला अपना। तो P1 बाय P0 इंटू 100 का मतलब क्या हुआ, P1 बाय P0 200 बाय 100, 200 बाय 100 इंटू 100, ये आपके पास कितना आ जाएगा 200। ये आपके पास आ गया आर रिलेटिव। अपने को आर नहीं चाहिए, अपने को आर डब्ल्यू चाहिए। ये आर है और ये अपना डब्ल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 40, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 8000। ये देखो, अगर फॉर्मूला समझ गया फिर इस इंडेक्स नंबर में कुछ है ही नहीं। ये देखने में बड़ा विचित्र सा लगता है, अरे यार बहुत मुश्किल फॉर्मूले हैं, लेकिन इससे इजी, इससे स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सब में बेस फॉर्मूला सेम है। इस चैप्टर में जहां भी आर दिखाई दे रहा है, आर का मतलब P1 बाई P0 इंटू 100 है, सीधी भाषा, क्लियर। उसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बारी में समझ आते ही आप इसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर जाओगे। हो गया ओके यहां तक। अब इसके बाद ऐसे ही मैं सबके निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद आपका आर डब्ल्यू आ जाएगा। आर डब्ल्यू आती जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मुझे सिग्मा आर डब्ल्यू मिल जाएगा, और आर डब्ल्यू के बाद मुझे डिवाइड करना है वेट के टोटल से। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, इजी, इससे इजी कुछ नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो यहां पर वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड लिखा था। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड था वेटेड। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वेटेड आएगा। वेटेड वर्ड आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अब ये सिंपल वाला इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले यूज नहीं करने, अब मुझे ये वेटेड वाले इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले यूज करने। सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यही था। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि यहां से आपको है ना 3 फॉर्मूले मिलते हैं, लैशपेरेज, पाशेस और फीचर्स। ये 3 आपके स्टैटिस्टिशियन से, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पास 3 ऐसे फॉर्मूले दिए जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, इसको कहीं ना कहीं 100% कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको सोल्व करते हुए कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो सबसे पहले यहां देखो क्या लिखा है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। मैं आपको इसका सबसे पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें इसमें करना क्या है। देखो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर of the price of items 2021 by following data from Lashpare's method, Pache's method और फिशर्स मेथड। तो कई बार ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तीनों ही मेथड वो मेरे से पूछ लेता है, तीनों ही मेथड 2-2 नंबर के हैं, और कहीं ना कहीं एक अपने आप में ही एक मेथड भी टीचर 3 से 4 नंबर में दे देती है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका समझाऊंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है। देखो लैशपेरेज मेथड, देखो देखने में तो बड़ा विचित्र सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। देखो लैशपेरेज मेथड, लैशपेरेज भाई अपना बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। लैशपेरेज भाई क्या कहता था, हमें है ना सपोज करो प्रेजेंट की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें पास्ट की बातें करनी चाहिए। लैशपेरेज में से हम एल निकालते हैं, ठीक है। एल बोले तो लास्ट, एल बोले तो लास्ट, तो ये हमेशा लास्ट ईयर की बातें करता था। ओके, तो मैंने क्या किया, बेस फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले। बेस फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100, यही था मेरा बेस फॉर्मूला। अब ये लैशपेरेज भाई जो है, ये क्या करता है, ये पुरानी बातें करता है। तो ये क्या
क्वांटिटी भी ना पुरानी उठाता है, क्वांटिटी भी पुरानी उठाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, Q0 और Q0 से मल्टीप्लाई कर देता है। लेस्पिरेज एल से लास्ट पुराने टाइम में जीतता है, हमेशा पुरानी बातें करता है, हमेशा पुरानी बातों से चिपका रहता है। तो ये क्वांटिटी भी कौन सी उठाता है, पुरानी। तो करंट ईयर के प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है, करंट बेस ईयर के प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है। तो बेसिकली फॉर्मूला कैसे बना, सबसे पहले हमने P1 बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 और Q0 दोनों क्वांटिटी पुरानी वाली ले ली इंटू 100, हो गया डन। इसके बाद ये हमारा पाशे भाई जो है ये प्रेजेंट में बातें करता है, P से पाशे और हमेशा P से प्रेजेंट की बातें करता है। प्रेजेंट की बातें करने का मतलब क्या, प्रेजेंट की बातें करने का मतलब है कि ये आज की बातें करता है तो क्वांटिटी भी आज की लेगा। तो बेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0, उसके बाद Q1 और Q1 इंटू 100। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई डाउट। लेस्परेज भाई जो है वो हमारा पुरानी क्वांटिटीज उठाता है और अगर जो हमारा पाशे भाई है वो करंट की क्वांटिटी उठाता है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट। अब फिशर भाई ज्यादा ही दिमागदार थे। फिशर भाई ने क्या कहा, इन दोनों के फॉर्मूले उठा लिए, इन दोनों के फॉर्मूले उठा लिए और सिर्फ क्या लगा दिया उसके ऊपर, अंडर रूट। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या किया है वो देखो, ये हो गया आपका सिग्मा P1 बाय P0 और हमने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया लेस्परेज भाई का Q0, ये इंटू 100 था, डन हो गया। ऐसे ही अब इसने दूसरे वाले किसको, पाशेस भाई को भी मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, दोनों फॉर्मूले को उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। बेसिकली कुछ नहीं किया, ऊपर के फॉर्मूले को उठाया, कॉपी पेस्ट किया, अंडर द रूट किया और अंडर द रूट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही है। अब यहां पर 100 दो बार दिखाई दे रहा है तो ये बेचारा 100 बाहर आ जाएगा रूट के। तो देखो ये आ गया 100 रूट के बाहर और बाकी अंदर बच गया आपका बेस फॉर्मूला। तो बेसिक अगर मुझे फॉर्मूला याद रह जाए तो उसके बाद तो सिर्फ मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं है, इससे इजी टॉपिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत ही इजी है ये टॉपिक। तो देखो फिशर आइडियल रेशियो, आइडियल मेथड क्या कहता है, द चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, मैनी फॉर्मूले यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स बट नॉट सुटेबल फॉर पर्पज इन हैंड। और कहीं ना कहीं जो फिशर मेथड है उसने प्रेजेंट को भी कंसीडर किया, पास्ट को भी कंसीडर किया, इसीलिए उसको हम आइडियल मेथड कह देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके अभी इस चीज़ में नहीं आना। इसके बाद आपके पास देखो ये किस तरीके से गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आने से पहले आप फॉर्मूला लिख लो। लेस्परेज भाई का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो बेसिकली अपने को एक तो P1 और Q0 चाहिए। अब यहां पर ये बेस ईयर है, बेस ईयर में जो पुराना वाला प्राइस होता है उसे हम P0 कहते हैं और पुरानी वाली क्वांटिटी को हम Q0 कहते हैं। प्राइस नया वाला P1 हो गया और क्वांटिटी नई वाली जो है वो आपकी Q1 होगी। अब अपने को क्या चाहिए, P1 Q0, P1 और Q0 की मल्टीप्लीकेशन चाहिए। बेसिकली ये इन दोनों ब्लॉक्स की मल्टीप्लाई कह रहे हैं, 10 इंटू 20। तो हम यहां पर ऊपर ब्लॉक का नाम देंगे P1 Q0, 20 इंटू 10 दैट इज 200, 40 इंटू 3 दैट इज 120, 20 इंटू 5 दैट इज 100, 80 इंटू 20 दैट इज 160 और 40 इंटू 2 दैट इज 80। तो जब मैं अब इसका टोटल करूंगा तो मेरे पास सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई डाउट। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, P0 और Q0। सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे P0
Q0। बेसिकली पुराना वाला प्राइस पुरानी वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा आपका पुराना वाला प्राइस और पुरानी वाली क्वांटिटी। तो बेसिकली 10 इंटू 10 दैट इज 100, उसके बाद 35 इंटू 3 दैट इज 105, उसके बाद 30 इंटू 5 दैट इज 150, 10 इंटू 20 दैट इज 200 और 40 इंटू 2 दैट इज 80। क्लियर है लॉजिक? ऐसे ही हमने लैशप्रेस भाई का लिख दिया, तो लैशप्रेस भाई का आंसर हम जैसे ही इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा। देखो ये सिग्मा P0 Q0 आपका आ रहा है 635 और इसके बाद P1 Q0 कहाँ है 660। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो देखो 660 डिवाइडेड बाय 635 इंटू 100 दैट इज 103.5। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पाशेस भाई का फॉर्मूला लिख लें। पाशेस भाई का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1, ऐसे बेस फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला डेवलप करने का तैयार समझ में आ जाएगा, Q1 और Q1 इंटू 100 हो गया। तो सबसे पहले हमें चाहिए P1 Q1 करंट ईयर यही है। तो बेसिकली ये हो गया 500, 40 इंटू 10 दैट इज 400, 20 इंटू 15 300, 20 इंटू 8 दैट इज 160 और 40 इंटू 5 दैट इज 200। जब मैं इसका टोटल कर दूंगा तो सिग्मा P1 Q1 आ जाएगा। अब ऐसे ही मेरे पास एक ब्लॉक और रह गया P0 Q1, तो ये हमारा P0 Q1 और आ जाएगा। डन। तो बेसिकली हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब ये दोनों ब्लॉक्स मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इनकी जो वैल्यूज आई है वो यहाँ भी पुट कर दूंगा और फिशर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट निकालना आपको आ रहा हो तो दैट इज ओके, नहीं आ रहा हो तो आप अपने आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। टीचर ज़्यादा करेगी तो हाफ मार्क्स तक डिडक्ट कर सकती है, लेकिन आपको यहाँ तक आपके आंसर पूरे मिल जाएंगे। अदरवाइज इसका एक और तरीका भी है। इसका एक और तरीका ये है कि आप इसको स्केयर कर सकते हो। स्केयर कर सकते हो तो जैसे ही स्केयर करोगे तो 100, देखो जैसे ही मैं इसका स्केयर करूंगा तो ये 1.1021 ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 4 100 इंटू 100 हो जाएगा तो 4 जीरो। इस तरीके से मैं उसे सोल्व भी कर सकता हूँ। तो ये भी आपको एक समझने की ज़रूरत है कि आप इसे सोल्व ऐसे करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे रूट करके भी सोल्व कर सकते हो और अगर स्केयर करके आप सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जिससे आप इसे सोल्व करोगे। तो ठीक है, इसके बाद फिर से देखो आपके पास एक और लैशप्रेस, पाशेस और फिशर मेथड्स का आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको समझने के बाद मेरे हिसाब से जो चीज़ आपको पहले मुश्किल लग रही होगी अब वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुकी होगी। तो यही चीज़ मेरी कोशिश है आपको समझाना ताकि मैं आपको इजी कर सकूं। इसके बाद आपके पास यही मेथड्स दोबारा रिपीट होने वाले हैं, सिर्फ नाम चेंज होंगे। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दो अलग अलग चीज़ें भी आप इसे मान सकते हो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि कंज्यूमर को चीज़ें कितनी महंगी पड़ रही हैं। ओके, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है उनको रहन सहन कैसा पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इन दोनों को एक दूसरे की चीज़ों या एक दूसरे के बैक टू बैक भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखो लिखता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर विच मेजर एवरेज प्राइस पेड बाय स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर। तो जब भी मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने की कोशिश करता हूं तो मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि दाल, चावल, फ्रूट आम कंज्यूमर को कितने महंगे पड़ रहे हैं। पहले इनके प्राइसेस क्या थे, अब इनके प्राइसेस क्या हैं। तो हम अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप के हिसाब से इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर जो मजदूर्स वगैरह होते हैं, जो मशीनों का काम करते हैं वो सब, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ तो बेसिकली जो शहरों के अंदर होते हैं, जो मैनुअल लेबर की जगह मेंटल या फिजिकल वर्क की जगह थोड़ा सा माइंड वर्क यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स जो खेतों बाड़ों में काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है इस तरह की टाइप क्लास के हिसाब से मैं स्टडी करता हूँ। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर क्लास का पता करना पड़ेगा कि मैं किस कंज्यूमर पर स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आईफोन वाले कंज्यूमर के प्राइस के चेक करने की कोशिश कर रहा हूं तो आईफोन तो बेचारे वर्कर्स कैटेगरी में आएगा नहीं, आईफोन तो रिच क्लास में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आप स्टडी कौन से लोगों पर करने जा रहे हो।
ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली बजट, इन लोगों की फैमिली इनकम क्या है इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, तभी हम जाकर इस चीज़ को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। फिर आपको बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है, भाई 2015 लेना है बेस ईयर, 2010 लेना है, 2000 लेना है, तो इस तरीके से आपको पता करना पड़ता है। फिर प्राइजेस के बारे में भी नॉलेज लेनी पड़ती है, साल के पहले के प्राइजेस लूँ, साल के बीच के प्राइजेस लूँ, कौन से प्राइजेस लूँ, एवरेज प्राइजेस क्या है, ये सब चीज़ें। और फिर वेटेज देनी पड़ती है, भाई कौन सी चीज़ इन लोगों के लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ इन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको यहीं ना कहीं स्टडी करनी पड़ती है। इसके बाद आपके पास मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, आपके पास दो तरह के मेथड हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्टडी करने के लिए। एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है और एक फैमिली बजट मेथड है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं है, ये लास्ट पेरेज को फॉलो करता है। तो बेसिकली लास्ट पेरेज वाला फॉर्मूला यहां पर लिख दो, हो गया काम खत्म। तो मैंने कहा था ना कि एक फॉर्मूला पढ़ लिया, समझ में आ गया, फिर कुछ नहीं है, फिर ये बहुत ही ईजी है और फटाफट हो जाएगा। तो देखो हो गया ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, लेस्ट प्राइस मेथड को, और लेस्ट प्राइस मेथड डिस्कस कर दिया। तो फिर मेरे हिसाब से आपके पास कोई ऐसी चीज रही नहीं जो मुझे एक्सप्लेन करनी हो। अब यहां पर फैमिली बजट मेथड, अब फैमिली बजट मेथड के अंदर इन्होंने ना RW फॉर्मूला वही यूज किया, लेकिन इसके अंदर W को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब यहां पर मैंने कहा था पूरे चैप्टर में R जहां भी दिखेगा वो क्या है, पूरे चैप्टर में R जहां भी दिख रहा है वो क्या है, P1/P0 इंटू 100, ये यही था ना। यहां पर इन्होंने W को और चेंज कर दिया। यहां W के लिए भी एक फॉर्मूला दे दिया, कह रहे भाई W सूखा सूखा नहीं रहेगा, W को भी हम एक नया फॉर्मूला दे देंगे और दैट इज P0Q0। ये रहा हमारा W, P0 और Q0। तो हमने W को भी क्या दे दिया, P0Q0। अब या तो क्वेश्चन में वेटेज गिवन होगी या फिर क्वेश्चन में आपको वेटेज निकालनी पड़ेगी। दोनों बातें समझ में आई। वेटेज गिवन है तो ये P0Q0 की कोई वैल्यू नहीं, सीधा वेटेज पुट करो। वेटेज नहीं दे रखी तो P0Q0 को मल्टीप्लाई करो, वेटेज निकालो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहां से R आ जाएगा, यहां से W आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे तो सिग्मा RW आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया, और कुछ नहीं है। देखो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगता है, लेकिन हकीकत में फॉर्मूला लंबा चौड़ा है ही नहीं। देखो अब आपके पास क्या दे रखा है, एग्रीगेट प्राइस मेथड। एग्रीगेट वाला तो भाई आपको लास्ट प्राइस मेथड फॉलो करना है। तो सिग्मा P1 सिग्मा P0 पुरानी क्वांटिटी इंटू 100 हो गया लास्ट प्राइस मेथड, ये तो आ जाएगा। अब आपके पास नया वाला फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड के लिए आपका फॉर्मूला था सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अब R आपको मैंने बता ही दिया, P1/P0 इंटू 100 और W P0/Q0। तो जो वैल्यू यहां से आएगी वो यहीं पुट कर देंगे। क्लियर हो गया मेरी बात। अब देखो तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने वेटेज निकालनी है। P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली 24 इंटू 5 दैट इज 120, 16 24, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 41 जा 40, उसके बाद 10 2 जा 20 और 21 जा 20। आ गई वेटेज, ये आ गया आपका W। इसके बाद आपने जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर। करंट ईयर को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हो P1/Q0 इंटू 100। तो ये तो हमने जो है लेस्ट प्राइस मेथड को फॉलो करने के लिए निकालना था, तो ये तो हमारा निकल गया सिंपल। तो जब फैमिली बजट की मेथड की बात करें तो यहाँ तक की कहानी तो सेम है। देखो P0Q0 तो चाहिए ही था, ये रहा। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, R चाहिए था ना, ये हमने R निकाल लिया, ये अपना W हो गया। तो R और W हो गया, और R और W होते ही मैं R और W का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। 125 इंटू 120, 125 इंटू 16, 150 इंटू 24, 125 इंटू 20, इस तरीके से टोटल करता चला जाऊंगा तो आ जाएगा आपके पास। तो ये तो हो गया RW का टोटल, और ये हो गया आपका W का टोटल, और ये आ गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फैमिली बजट। तो बेसिकली ये है आपके दो तरीके। ये तो लेस्ट प्राइस मेथड है, सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले R निकाल लिया। R निकालने के लिए P1/P0 इंटू 100 कर लिया। हर एक वैल्यू को सोल्व करते चले गए। अब मैं आपको एक समझ नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मुझे ये वाला सोल्व करना है,
तो 30/24 इंटू 100, इस तरीके से मैंने इसे सोल्व कर लिया। तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, उसके बाद 4 25, तो 25 5 ज़ा 125। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे टेबल को सोल्व करते चले जाओगे और इजी हो जाएगा। मैंने कहा था ना, बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा पूरे चैप्टर में, कुछ नहीं है। अगर मुझे फॉर्मूला समझ आ गया, फिर इसके बाद ये चैप्टर सिर्फ इजी है, फॉर्मूले का गेम है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई का गेम है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये बेसिकली कोरिलेशन से भी इजी पड़ता है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स की बात कर रखी है, और जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो देखो हमारे पास फिर से यहाँ पर इस भाई ने ना पास्चेस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो वो जब लिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स निकालो, और जब आपके पास गिवन ईयर का प्राइस दे रखा है, करंट ईयर का प्राइस दे रखा है, और क्वांटिटी जब गिवन ईयर की दे रखी है यानी करंट ईयर की दे रखी है, तो आप मल्टीप्लाई भी करंट ईयर से ही करोगे, उसका कोई लॉजिक आपके पास नहीं है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये पास्चेस मेथड हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास Q0 नहीं मिला, वो जोन सी क्वांटिटी से कहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करो और आप आंसर निकाल दो। क्लियर है? तो देखो ये आ गया P1 और P0, और ये आपका क्वांटिटी 1 हो गया। तो यहाँ से भी आप कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अब कोई डाउट यहाँ तक? ओके। ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंस की बातें कर रहा है। क्या फ़ायदा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्टडी करने का? सिंपल सा फायदा है भैया, ये पता लगता है कंज्यूमर के बजट में चीजें आ रही है नहीं आ रही, कंज्यूमर अपना घर चला पा रहा है या नहीं पा रहा, कितनी महंगाई है। लोगों से आप न्यूज़ सुनते हो ना, भैया रसोई महंगी होगी, सिलेंडर महंगा हो गया, घर के खर्चे नहीं चल रहे, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। ये सब कारण आपका कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से डेवलप होते हैं। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्राइस पॉलिसी, किस चीज़ के प्राइस बढ़ाने हैं, किस चीज़ के प्राइस घटाने हैं, किस चीज़ पर टैक्स लगाना है, किस चीज़ पर सब्सिडी देनी है, ये सारा का सारा काम जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है। और इसीलिए प्राइसिंग पॉलिसी, वेजेस एडजस्टमेंट, तनख्वाह भी एडजस्ट करनी पड़ती है। महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई कम है तो फिर भी तनख्वाह ना बढ़ाकर काम चला सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू का मतलब है एक आदमी करंट प्राइस से या करंट इनकम से कितना सामान खरीद पा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, ये भी स्टडी करते हैं। मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि चीजें कितनी महंगी होती जा रही है, कौन सी चीजें बजट से बाहर होती जा रही है। और नेशनल इनकम डिफ्लेटर, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये सारे इंडेक्स भी आप यहां पर स्टडी कर सकते हो। बेसिकली यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या समस्याएं आ रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे कैलकुलेट करें, हर बंदे की इनकम कैसे कैलकुलेट करें, जो टैक्स पे नहीं करते, जिनकी कोई इनकम नहीं होती जैसे रेडी वाले हो गए, इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट करें, प्राइजेस कौन से लें, ये सारी समस्या, लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा सेव कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट तो लॉजिक अपने को पता ही नहीं, और जब पता ही नहीं तो मैं उसे कैसे कैलकुलेट करूं। ये सारी समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिलती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस तो सबसे अल्टीमेट कंज्यूमर की बात कर रहा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मंडी में आलू 5 रुपए किलो था, लेकिन कस्टमर को वो 20 रुपए मिला, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 20 रुपए को टैकल कर रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो चीज कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेलर के प्राइस या होलसेल मार्केट प्राइस को टैकल करता है, और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंज्यूमर के प्राइस को टैकल करता है। ये सारी चीजें आपको यहां पर स्टडी करनी है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स measure the relative change in the price of a commodity in the wholesale market. In India, wholesale price index are constructed on weekly basis, और हर हफ्ते यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर डाटा इजीली अवेलेबल हो जाता है एज कंपेयर टू कहां पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है मेरी बातें? तो यूज करने की क्या फायदे, क्या क्या यूजेस हैं इसके, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, आने वाले टाइम में डिमांड कितनी, सप्लाई कितनी रहेगी, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब चीज़ों की कीमतें कितनी हैं, लोगों की परचेसिंग पावर कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रियल एग्रीगेट करंट ईयर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट इज मॉनेटरी एग्रीगेट करंट ईयर इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स बेस बाय करंट। तो रिवर्स भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको फॉर्मूले डीप की ज़रूरत नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे। इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कैसी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो
वीक 1 के अंदर होलसेल को हम मान लेते हैं A1 और वीक 2 के होलसेल प्राइस इंडेक्स को मान लेते हैं A2। तो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, वीक 1 के अंदर कोई चीज 200 रुपए की थी, अब वो 250 की है, तो कितनी महंगी हो गई? तो सिंपल है, 250 माइनस 200 बाय 200 इंटू 100। तो बेसिकली नया वाला वीक इंडेक्स यानी वीक 2 माइनस वीक 1 डिवाइडेड बाय बेस यानी वीक 1 इंटू 100, आपके पास पता लग जाएगा कि महंगाई कितनी है। तो बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं इंडेक्स नंबर के और कुछ नहीं है। इसके बाद इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन को भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम प्राइस की जगह क्वांटिटी देखते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली हमने वहाँ पर प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ हम क्वांटिटी की बातें कर लेंगे। फॉर्मूले के अंदर कोई खास चेंज नहीं है। ये देखो, करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, बेस ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, और डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हमने, फिर से वही जो हमारा प्राइस वाला फॉर्मूला था, बेस फॉर्मूला P1 बाय P0 इंटू 100 था, इंटू 100 की जगह हमने यहाँ पर वेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, वेटेज निकाल दी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो W और डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो वो RW वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन आप इसे कह सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, बेस ईयर का आउटपुट, करंट ईयर का आउटपुट और वेट्स दे रखा है। अब तो क्लियर है सीधा सीधा। तो ये आपका Q1 बाई Q0 इंटू 100 आ गया, Q1 बाई Q0 इंटू 100 आ गया। इसके बाद ये हमारा वेट आ गया। वेट क्वेश्चन में गिवन था ही, और जब गिवन था तो मैं इसको इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो RW आ गया अपने पास, RW अपने निकाल ही लिया। बेसिकली यहाँ पर R का मतलब Q1 बाई Q0 हो गया, और वहाँ पर W तो था ही अपने पास क्वेश्चन में गिवन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फिर से, RW बाय W इंटू 100। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर P1 बाई P0 इंटू 100 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये तो बन गया अपना R, तो सिग्मा RW बाय सिग्मा W, यही है आपका एक फॉर्मूला। तो एक बार मुझे फॉर्मूला समझ में आया, फिर कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन वाला फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसी के साथ थोड़ा बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। ये बेसिकली थ्योरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, और आज ही आपका ये चैप्टर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, आज मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे खाने पीने के लिए अच्छा मिल रहा है, मुझे दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं, अच्छा मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है, सड़कें अच्छी है, पीने का पानी अच्छा है, यही सब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो जब भी मैं लोगों के रहन सहन को चेक करने की कोशिश करता हूँ, पिछले सालों से करंट ईयर को से चेक करता हूँ, तब आप पता करते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, लोग ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं कि हाँ भाई ये देश जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छा है। एजुकेशन की बात करें, बहुत ज़रूरी है। जिस देश में एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा वहाँ पर आपकी तरक्की भी ज़्यादा होगी, लेबर भी स्किल्ड होगी, और वो देश ग्रो भी जल्दी करेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन, आपके पास इनकम कितनी है, आपके घर में सुख सुविधाएं कितनी हैं, बेसिक सुख सुविधाएं, बिजली, पानी, लाइट, सैनिटेशन है या नहीं है, ये सब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। तो वेरी हाई HDI जो होती है वो 0.8 से 1 तक। हाई HDI मतलब ठीक है, अच्छा मान लेते हैं, मीडियम वाला ये, और बिलो वाला ये। तो अगर हम बात करें तो देखो इंडिया की रैंकिंग कहाँ पर है, टॉप रैंकिंग में इंडिया इंडिया इंडिया। देखो लो रैंकिंग कंट्रीज़ है, इंडिया वाला कहाँ है, इंडिया का स्कोर जो है 0.65 विच इज़ लोअर कंपेयर टू चाइना एट 0.761, श्रीलंका में ये। तो इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम 130 टू 131 इन HDI रैंकिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली आवर परफॉर्मेंस इज़ डिसअपॉइंटिंग। तो अभी आपको HDI के बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मुझे इसके अंदर पता होना चाहिए। इसी चैप्टर के साथ हमारा स्टैट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और कहीं ना कहीं मैं अब आपको 12th की मैक्रो भी पढ़ाना शुरू करूँगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो मैं अब शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको साथ जुड़ता रहूँगा, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू।